Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla. Welcome back to my channel The Literature World. फ्रेंड्स, हमने इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट था माई लास्ट टचेस का, उसका मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। उस पार्ट में हमने इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है, पूरी एक्सप्लेनेशन की है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए बिकॉज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में तो आते ही हैं, बिकॉज़ ये तो इसका सिलेबस है। साथ ही ये आपका पीजीटी में भी है और एमए फाइनल में भी है। टीजीटी के इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए थे मुझसे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसकी एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आते हैं। सो ये वीडियो नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएम का एक कंप्लीट एनालिसिस मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी से और उसके बाद हम पोएम में जो भी चीज़ें, जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, उसका जो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जानने ज़रूरी हैं इस पोएम से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट वन। आप लास्ट तक जुड़े रहिए वीडियो में, तो आपको सारी चीज़ें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली चीज़ है वोकैबुलरी में जो पहला वर्ड है, आप देख सकते हैं, दैट इज़ काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है फेस, फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस। वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टीजीटी में इसी से या पीजीटी में जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, तो इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। काउंटेनेंस माने फेशियल एक्सप्रेशन या फेस, चेहरा। इफ़ दे डस्ट, ये वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है, डस्ट। डस्ट का मतलब है डेयर, और इफ़ दे डस्ट माने कि अगर वो डेयर करें। डेयर माने कि मतलब हिम्मत करना। मेंटल जो वर्ड यूज़ किया है जहाँ पे पोएम में, फ्रा पेंडोल्फ जो कि पेंटर है, वहाँ उस रेफरेंस में जब ड्यूक कहता है कि वो उन्होंने अपने मेंटल को बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से लपेट रखा है, तो मेंटल माने होता है जो मेडिवल पीरियड था, वहाँ पे जो भी फीमेल होती थी अपने कपड़ों के ऊपर जो एक एडिशनल रोप से कपड़ा सो लपेट के रखती थी, शॉल जिसे कह सकते हैं, उसे मेंटल कहते हैं। कॉर्टसी मीन्स होता है पोलाइटनेस, यानी कि किसी को बहुत अच्छे से, मैनरिज्म को स्पेशली इसमें लिया जाता है कि कोई आपसे अच्छे से बात करे तो आप उसको अच्छा रिप्लाई करें। बो मीन्स होता है कोई भी ब्रांच, कोई पेड़ की ब्रांच या डाली या थिक, जिसमें को आप जो है गुच्छे की तरह जिसको कह सकते हैं। ऑफिशियस माने होता है कोई ऐसा इंसान जो कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी की रूल को एक्सेप्ट ना करता हो, हमेशा रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता रहता हो, उसको कहते हैं ऑफिशियस। म्यूल माने होता है डोंकी। स्टूप मीन्स बेंड लो, यानी नीचे झुकना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें करना जिसमें कि आप नीचे हो जाएं। गौरिश, ये डोर बंद करके आओ। होता है समथिंग वेरी अनइम्पॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, जो बहुत ही छोटा हो, टिनी, जो सीरियस नहीं हो, मजाकिया हो, उसको कहते हैं टिफलिंग, एक बहुत छोटी सी चीज़। विट्स माने इंटेलिजेंट, आपकी बुद्धि, आपका माइंडसेट, आपका नज़रिया, आपका तरीका। देन कम्स म्यूनिफिसेंस, ये उस काउंट के रेफरेंस में ये वर्ड आया था फ्रेंड्स, जो जिसकी लड़की की शादी के का प्रपोजल मिजरी लेकर आया है ड्यूक के पास, तो ये है म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस माने होती है उदारता, जेनरसिटी, खर्च करने की ताकत। ये मोस्टली जो है पैसे से रिलेटेड ये वर्ड आता है। प्रीटेंस, प्रीटेंस का मतलब होता है एक तरीके से बहाना बनाना, दिखावा करना, कुछ भी बोलना। अवॉर्ड यानी प्रॉमिस करना, एडमिट करना मतलब कहना कि मैं ये काम करूँगा, एक्सेप्ट करना, कमिट करना। रेयरिटी, रेयरिटी का मतलब होता है कोई भी रेयर चीज़, यूनिक चीज़ जो आसानी से अवेलेबल ना हो, बहुत ही कम दिखाई पड़ती हो। डाउरी हम सब जानते हैं, मनी गिवन फ्रॉम द वाइफ्स फैमिली टू हर हस्बैंड, यानी जो भी लड़की के फैमिली वाले लड़कों को शादी के वक्त देते हैं, दैट इज़ डाउरी। नाउ कमिंग टू दी, इस सेक्शन में बात करते हैं, ये वोकैबुलरी तो ख़त्म हो गई, अब इस पोएम की लैंग्वेज पे बात करते हैं। तो पोएम की लैंग्वेज रिटोरिकल है। रिटोरिकल का मतलब होता है बहुत ही लच्छेदार, घुमा फिरा के इस तरीके से बातें करना। पूरी पोएम में हम देखते हैं ड्यूक क्रिटिसाइज कर रहा है अपनी वाइफ को, लेकिन क्रिटिसाइज करने का उसका तरीका बहुत ही आयरॉनिकल है। आयरनिकल वो चीज़ें होती हैं जिनका कहा कुछ और जा रहा है पर उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो दैट पर्सन इसमें जो है बहुत ही लच्छेदार, घुमा फिरा के, बहुत ही ज़्यादा शब्दों का खेल करके जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं रिटोरिकल। और ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लिनिकल स्ट्रक्चर है। क्लिनिकल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कुछ नकारात्मकता होती है, कोई नेगेटिविटी आपको समझ में आती है, कोई तंज किया जा रहा है ऐसा समझ में आता है, समथिंग नॉट वेरी पॉजिटिव का साउंड जब आता है, तो दैट इज़ क्लिनिकल स्ट्रक्चर।
दूसरी चीज़ है इसमें फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ जब हुआ है, जहाँ जहाँ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी जो कि आई का यूज़ हुआ है, वहाँ हम देखते हैं आई, वी, माई, एस जो भी इनका यूज़ हुआ है वहाँ पे बहुत ही डोमिनेंस देखने को मिलता है। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ जब ड्यूक कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो खुद के लिए कर रहा है, और खुद के लिए जब वो बात करता है तो बहुत ही डोमिनेंस, बहुत ही पावर कंट्रोलिंग पर्सन की तरह नज़र आता है हमें, और उसमें एक सेल्फ ऑब्सेशन दिखता है। आप देखते हैं कि पूरी पोएम में वो हर चीज़ को कंट्रोल, वाइफ को भी उसके बिहेवियर के, उसके रिएक्शंस तक को कंट्रोल करके रखना चाहता है। तो वो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेशन वाला इंसान है। सेल्फ ऑब्सेशन माने कि होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल अपने में कंट्रोल करके रखना, अपनी हर चीज़ से प्यार करना। ये उस लाइन में भी क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, जब आप देखते हो कहता है कि मेरे 500 ईयर्स के नाम की लेगेसी, यानी अपने जो ख़ानदान के नाम को वो इतना ऊंचा और इतना महत्वपूर्ण मानता है, जो कि वो बात करते वक्त बताता है कि इतना मतलब अपने आप को ही वो इम्पोर्टेंट देता है। दैट इज़ उसका सेल्फ ऑब्सेशन। जो दूसरी चीज़ इसमें लैंग्वेज में देखते हैं तो फोर शेडोइंग बहुत है इस लैंग्वेज के अंदर, यानी हमें पूरी पोएम पढ़ के सिर्फ अंदाज़ा लगता है कि इस ड्यूक ने अपनी डचेस को मरवा दिया है, शी इज़ नो मोर। ये नहीं क्लियर होता है कि वो प्रिजन कर दी गई है, कि वो कहीं उसको भेज दिया गया है, या उसने उसको छोड़ दिया है, या क्या है। क्योंकि ये हम सिर्फ तो फोर शेडोइंग एक तरीका होता है बात को कहने का, जिसमें जो है हम इनडायरेक्ट तरीके से कोई चीज़ कहते हैं। रेपिटेशन यहाँ पे कई सारे शब्दों का मिलता है। इससे टीजीटी में क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कि एक 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा वर्ड है जो काफ़ी रिपीटेड है। पीजीटी में सॉरी ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें जो है आप रिपीटिशन में देखते हैं तो एक वर्ड है स्टूप, ये काफ़ी रिपीटिशन में कवर किया गया है। देन है स्पॉट ऑफ जॉय। स्टूप माने होता है झुकना, नीचे गिरना, स्तर से नीचे गिरना, और स्पॉट ऑफ जॉय का मतलब होता है यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है दैट इज़ खुशी में जो भाव उनके चेहरे पे आते हैं। तो इसका काफ़ी 2 बार रिपीटिशन है। फ्रा पेंडोल्फ जो कि पेंटर है उनके नाम का भी रिपीटिशन है। तो ये 3 वर्ड, 3 चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, इनका रिपीटिशन किया गया है। सिमिली यहाँ पे इस लाइन में यूज़ किया है, एज इट इज़। ये लाइन क्वेश्चन आ चुकी है किसी एग्जाम में, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ सिमिली है। जहाँ पे भी लैंग्वेज में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, शी का यूज़ किया गया है इन द रेफरेंस ऑफ डचेस, तो हमेशा देखेंगे कि वहाँ पे एक बिटर टोन की बात की गई है। डचेस को नीचा दिखा के ही हमेशा बात की गई है, उनके लिए बहुत एंगर वाली फीलिंग जो दिखी है ड्यूक की, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में दिखी है। जो पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन में आप देखते हैं माई या ऐसे वर्ड जो यूज़ किए हैं इसने डच जो ड्यूक ने डचेस को फिक्स करने के लिए कि वो माई मतलब अथॉरिटी है या कोई माई चीज़ है, तो आप देखेंगे कि उसका बहुत मेटलिस्टिक एटीट्यूड झलकता है उसमें, पोजेस करना चाहता है वो, ह्यूमन बीइंग को भी चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। मेटाफर इसमें यूज़ किया गया है। मेटाफर आप जानते हैं जब उस की जो है किसी चीज़ को किसी सिमिली जैसा ही होता है बट एज इट इज़ किसी चीज़ को दूसरे के प्लेस में रख देते हैं तो मेटाफर हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये ड्यूक है, ये नेपट्यून, इसने जो सी गॉड का यहाँ रेफरेंस दिया है पोएम के अंदर लास्ट की लाइनों में, तो वहाँ पे इसने ऐसा शो करने की किया है कि जैसे से सी गॉड अपनी राइड करते हुए दिखते हैं, टैमिंग अ सी हॉर्स, और वो कंट्रोल करते हैं पूरे सी को, तो वो अपने आप को भी बिल्कुल ऐसे ही देखता है कि ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। मिडिल इंग्लिश के फ्रेजेस यूज़ की गई हैं। मिडिल इंग्लिश में ऐसे जैसे विल इट प्लीज़ यू कम्प्लीटली ना लिख के उसको ऐसे करके लिखा जाता था जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यू कैन सी हियर, ये आपका जो है एक बहुत बड़ा मार्क है। मिडिल इंग्लिश में ऐसे ही यूज़ करे जाते थे सेंटेंसेस। देन आपका फिर आप बात करते हैं सिनगडगी, जो कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे अगर शी लुक्स, हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, यहाँ जो वर्ड है फ्रेंड्स लुक्स, ये उसकी पूरी पर्सनालिटी या पूरा अपीयरेंस या पूरी बिहेवियर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी व्यक्ति की एक चीज़ से को उसके पूरी पर्सनालिटी का मार्क बना दिया जाए, उसे ही सिनगडिटी कहते हैं। एक कोई क्वालिटी किसी पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करे व्यक्ति को, तो उसको हम सिनगडकी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के एक वीडियो में सेपरेटली मैं सारे फिगर ऑफ स्पीच कवर कर दूंगी। तो ये जो है ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये वाला जो है सिनगडकी का भी यूज़ किया गया है। देन हम आएंगे, टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर या फॉर्म। जो हमारी पोएम है उसका स्ट्रक्चर क्या है,
स्ट्रक्चर है क्लिनिकल स्ट्रक्चर है, और ये पोएम जो है स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए कमांड फ्रॉम द ड्यूक, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव जो है स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही कमांडिंग डोमिनेटिव स्ट्रक्चर है। क्लिनिकल मीन्स थोड़ा सा जो डोमिनेटिंग चीज़ें होती हैं उनको हम कमांडिंग जो चीज़ें होती हैं जिनमें सामने वाले को रूल किया जाता है, दैट इज़ नोन एज क्लिनिकल। पंक्चुएशन जो इस्तेमाल की गई है इनमें पैरेंथेसिस, यानी देखेंगे आप कि सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू पुट बट आई, तो याद देखेंगे कि इसको आपने जो है पैरेंथेसिस के अंदर कवर किया है कुछ इस वर्ड को। ऐसा इसलिए किया गया है जैसे कि उनकी पोर्ट्रेट एक जो है उसके अंदर सारी के सारी बॉर्डर के अंदर जो उनका एक इनक्लोज्ड है, वैसे ही उन्होंने इस चीज़ को किया है। एक तरीका है उनके बारे में बताने का। डैशेस का इस्तेमाल किया गया है, छोटे छोटे सेंटेंसेस क्रिएट करके इम्पोर्टेंट, और जैसे किसी एक बात को कहते हुए दूसरी बात को कहते हैं उससे हल्की, तो एक डिग्रेशन उसमें दिखाया जाता है, थोड़ा सा ऐसे एक आयरनरिकल जो तरीका होता है। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट, यहाँ डैशेस लगाया है। ये डैश का मतलब होता है जब भी हम कोई एक बात बोलते हैं और डैश लगा के उसको बोलते हैं तो वो बात जो है आयरॉनिकल होती है और आंसर भी दे रही होती है उसका, और एक कमेंट या टॉन्ट, यानी ये कह रहा है तुम्हारे पास ये स्किल होगी डैश पर मेरे पास नहीं है, तो ये आंसर भी है लेकिन टॉन्टिंग आंसर है, तो यहाँ पे डैश का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सेसरा का इस्तेमाल किया गया जो कि पॉजेज होते हैं टू सेमीकोलन्स के अंदर उस किसी चीज़ को कह के, और ऐसे वो पॉजेज लिए ही इस तरीके से जाते हैं कि आने वाला शब्द इम्पॉर्टेंट लगे या आने वाली बात जो है इम्पॉर्टेंट लगे। सेसरा से रिलेटेड ये पूरी डेफिनेशन ये बात मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सेसरा एक्चुअली एक पॉज ही होता है, इसका पर्पस हमेशा ये होता है कि जो बात कही जा रही है उसके बाद जो बात आ रही है उसको व्यक्ति और ध्यान से पढ़े या सुने, या वो बात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। कई जगह सिंगल स्टेंजा का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है वो बात ड्यूक की बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनियन जो उनका डोमिनेंस है वो क्रिएट की जाए, एम्फसाइज करे, बहुत फोर्स क्रिएट हो बात में, तब सिंगल स्टेंजा का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग स्टेंजाज यानी एक बात जहाँ से शुरू होती है फुल स्टॉप बहुत नीचे लगता है आके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बार पूछा जाता है कि ये पोएम क्या है, तो दिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जब मोनोलॉग एक ही व्यक्ति बात कर रहा हो, हमें महसूस होता है कि वहाँ पे कोई है पर वहाँ से रिप्लाई नहीं आता, एक सिंगल व्यक्ति ही पूरी बात अपनी कहता है, दैट इज़ नोन एज मोनोलॉग। सिंपल इज दैट। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसका आप बिल्कुल ऐसे ही आंसर कर दें। स्पीकर कौन है इस पोएम का? ड्यूक ऑफ फेरारा, अल्फोंसो। एड्रेसी जो है वो कौन है? एमिजरी है, सर्वेंट है जो कि आया है काउंट की तरफ से मैरिज का प्रपोजल लेके इसका आपका अल्फोंसो के लिए। स्टार्ट्स इन मीडियाज रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन NTA UGC नेट का भी है और सारे एग्जाम में कोई भी वर्क अगर मीडियास रेस से का मतलब कहते हैं व्हाट इज़ मीडियास रेस, इसका मतलब है जब कोई वर्क शुरू होता है तो मिडिल ऑफ थिंग शुरू हो जाता है, यानी कोई एकदम एक बार ऐसा था कह के नहीं शुरू होता है, शुरू हो जाता है लगता है कि इसके पहले भी कोई बात हो रही थी, कोई काम हो रहा था और ऑल ऑफ सडन बीच में कहीं से, यानी घटनाओं के बीचों बीच से शुरू होता है, फिर आगे पीछे जाता है और फिर आगे आता है, यानी कि बीच से शुरू होके फिर जाए बैकवर्ड जाता है और फिर फॉरवर्ड आता है, ऐसा महसूस होता है जब हम इस काम को देखते हैं। दैट इज़ नोन एज मीडियास रेस। एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि थिंग्स के बीचों बीच, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स जो काम शुरू होता है उसको कहते हैं कि मीडियास रेस। अब बात करते हैं कि सेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है। सेटिंग फेरारा इटली की है, रेनेसा पीरियड की है, 1561 की। नैरेटर कौन है हमारा? ये क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से, ड्यूक अल्फोंसो ऑफ फेरारा, ये देख लीजिएगा आप। और उसके बाद जो है क्योंकि ब्राउनिंग को मिडिवल पीरियड से बहुत लगाव था, वो फ्लोरेंस में इटली में रह भी थे और जो है उनको वो चीज़ बहुत उन्होंने माई लास्ट राइड टुगेदर में भी जो पोएम है नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ जो है शो की है। तो फ्रा पेंडॉल्फ जो है अफिक्शनल पेंटर जो हैं, और फ्रा मीन्स ब्रदर, यहाँ पे आएगा कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। फ्रा माने होता है ब्रदर। सो जो है ये जो है फिक्शन में क्रिएट किया इमेजिनरी कैरेक्टर है
और ऐसा लगता है, और उसको जो है ये लिपोलिपि में कहीं से इसका कनेक्शन पता चलता है। और ये आप देख लीजिएगा कि इससे रिलेटेड कहीं कुछ और मिले, बस ये मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। विक्टोरियन एटीट्यूड ऑफ मॉर्निंग, विक्टोरियन राइटिंग का फ्रेंड्स एक आपने टेस्ट देखा होगा, जो भी आपने विक्टोरियन पोएम्स या कुछ भी पढ़ा है उनमें एक मॉर्निंग का, एक दुख को व्यक्त करने का, उन्होंने एक सैडिज्म को सेलिब्रेट किया है, ग्लूम को, डिससेटिस्फैक्शन को, जो हार्श रियलिटी है, जो ब्लैक रियलिटी है, उसको बड़ा डिस्कस किया है विक्टोरियन। इन एटीट्यूड यहाँ थॉरली दिखाई पड़ता है। जो पेसिमिज्म है, आप चार्ल्स डिकेंस को तो इसके बारे में बोला भी गया था, तो ये हमेशा जो है दिखाई पड़ता है विक्टोरियन राइटिंग में। हम एज वाइज भी डिस्कस करेंगे, मुझे विक्टोरियन एज पर्सनली बहुत पसंद है। फिर नॉट बिकॉज इट्स डिस्कसेस पेसिमिज्म, जस्ट बिकॉज कि इसमें बहुत ही तरीके की रियलिटी भी डिपिक्ट की गई हैं वर्किंग के जरिए। सो आप देखेंगे थीम्स क्या है, साइकोलॉजी है, मनोव्यथा, एक व्यक्ति की इनर साइकोलॉजी, कैसा वो विचलित होता है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, जेलेसी है, सस्पिशन है, कंट्रोल करने की चीज़ है, फेथफुलनेस की कमी है, मर्डर पता चलता है, अरिस्टोक्रेसी यानी वो अपने 500 ईयर्स की लेगेसी की बात करता है, पावर की फीलिंग आती, मैनिपुलेशन है, वो बात जो है कहना है कि वो उसको बंद करा दिया गया, उससे शांत करा दिया, पता नहीं चलता है कि वो क्या सच्चाई है उसमें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पोएम से ज़रूरी है वो मैंने रखे हैं आंसर के साथ। साथ ही जितने यहाँ पे मैंने फैक्ट्स डिस्कस किए हैं वो अपने आप में क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इतनी चीज़ें इस एक वर्क से रिलेटेड कवर कर ली तो आपका ये एक वर्क कंप्लीट होता है। सो आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। प्लीज़ लीव योर कमेंट. This will make me feel good. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe as well.